आज की हमारी चर्चा का आधार उड़ीसा की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है। हुँ। इसके कई संस्करण मिलते हैं, लेकिन हम आज उस पर ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित है। अच्छा। ये कहानी टिकरापड़ा नाम के एक छोटे से गांव की है और ये उस दौर की बात है जब बिजली नहीं थी। मतलब रात का मतलब था घना एकदम स्याह अंधेरा। और वो अंधेरा सिर्फ़ रोशनी की कमी नहीं थी, है ना? वो एक पूरा मनोवैज्ञानिक माहौल तैयार करता था। हाँ, बिल्कुल। डर का, अनिश्चितता का और उन अनकही कहानियों का माहौल। तो ऐसी लोक कथाएँ सिर्फ़ मनोरंजन के लिए नहीं होती। सही। ये उस समय के समाज के डर, उनकी मान्यताओं और एक तरह से दुनिया को देखने के उनके नज़रिए का दस्तावेज़ होती हैं। तो हमारा मिशन यही समझना है हुँ, कि चंपा और तांत्रिक की ये कहानी हुँ, सिर्फ एक डरावनी कथा से ज्यादा क्यों है। हुँ। ये उस दौर के समाज, उनके अंधविश्वास और इंसान के सबसे बुनियादी डरों के बारे में क्या बताती है। चलिए, इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। हाँ, और देखते हैं कि इन किरदारों और घटनाओं के पीछे कौन से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकेत छिपे हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है टिकरापड़ा गांव के शांत, लगभग ठहरे हुए जीवन से। एक शांत माहौल। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही दुनिया सिमट जाती थी। हम्म। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। बिल्कुल। इसी गांव में रहती थी 14 साल की चंपा, हम्म। अपने माँ बाप, छोटे भाई और एक बूढ़ी दादी के साथ। कहते हैं कि उसकी आंखों में गजब की मासूमियत थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। ये जो शांत और ठहरा हुआ माहौल है ना, ये लोक कथाओं में अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति का प्रतीक होता है। अच्छा। एक बंद और स्थिर समाज में कोई भी बाहरी तत्व, मतलब कोई भी अजनबी, एक बहुत बड़ी घटना बन जाता है। वो उस शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। जो पूरे इकोसिस्टम में हलचल मचा देता है। हाँ, बिल्कुल। और वो पत्थर बहुत जल्द फेंका जाने वाला था। एक दिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आता है। हुँ। उसका हुलिया ही लोगों में एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। लंबे, उलझे हुए जटाजूट वाले बाल, गेरुआ चोगा और गले में वो हड्डियों की माला। मतलब पूरा व्यक्तित्व ही रहस्य और खतरे का एहसास कराता था। हाँ। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सामाजिक मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं है। ये उस दौर के समाज के एक गहरे डर को भी दिखाता है। अजनबी का डर। हाँ, अजनबी का डर। जब गांव बाहरी दुनिया से कटे होते थे, तो हर अजनबी पर शक किया जाता था। उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा माना जाता था। हम्म। बीमारी या बुरी किस्मत लाने वाला। ये जो ज़ेनोफोबिया है, ये दुनिया भर की कई लोक कथाओं का आधार है। और ये डर जल्द ही सच साबित होने वाला था। वो तांत्रिक भिक्षा मांगते मांगते चंपा के दरवाजे पर पहुंचता है। अच्छा। जैसे ही चंपा चावल का कटोरा लेकर बाहर आती है, तांत्रिक उसे देखकर एक पल के लिए ठहर जाता है। हम्म। उसकी आंखों में एक अजीब सी, एक शिकारी जैसी चमक आ जाती है। वो उसे घूरता रहता है और फिर धीमी, रहस्यमयी आवाज में पूछता है, बेटी तेरा नाम क्या है? ये पहली नज़र बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई आम मुलाकात नहीं है। नहीं। कहानियों में, खासकर ऐसी डरावनी कहानियों में, इसे शिकार का चुनाव कहा जा सकता है। शिकार का चुनाव। हाँ, तांत्रिक का असली इरादा भिक्षा लेना था ही नहीं। उसकी वो भेदती हुई नज़र और फिर नाम पूछना, ये उस पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक अधिकार जताने की पहली कोशिश है। चंपा कुछ कहती उससे पहले ही अंदर से उसकी माँ उसे आवाज देती है और वो घबरा कर अंदर चली जाती है। हम्म। तांत्रिक सिर झुकाकर चला तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। इसके बाद कई दिनों तक वो गांव में ही घूमता रहता, पर उसकी नजरें हमेशा चंपा को ही खोजती थीं। और फिर? फिर एक दोपहर वो हुआ जिसने कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, जहाँ से चीजें अलौकिक मोड़ लेना शुरू करती हैं। उस दोपहर चंपा घर पर अकेली थी। तांत्रिक फिर भिक्षा मांगने आता है। अच्छा। जैसे ही चंपा उसे चावल देने के लिए झुकती है, वो आशीर्वाद देने का नाटक करते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है और पलक झपकते ही बड़ी सफाई से उसके बालों की एक लट काट लेता है। और फौरन अपने झोले में डाल लेता है। हाँ, और चंपा को कुछ पता भी नहीं चलता। कुछ भी नहीं। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। बाल ही क्यों? मतलब क्या बालों का कोई खास महत्व होता है ऐसी मान्यताओं में? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये बिल्कुल भी महज एक विवरण नहीं है। अच्छा। ये कहानी के मूल तंत्र मंत्र की मान्यताओं से जुड़ा है। इसे सहानुभूति जादू या सिंपैथेटिक मैजिक का सिद्धांत कहते हैं। सिंपैथेटिक मैजिक। हाँ, मान्यता ये है कि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा, जैसे बाल, नाखून या उसके पहने हुए कपड़े, हाँ। वो उस व्यक्ति की ऊर्जा या आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो उस हिस्से पर नियंत्रण करके उस व्यक्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब बालों की लट काटना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, नहीं, ये चंपा की आत्मा पर कब्जा करने का पहला कदम है। और इसका असर भी दिखने लगता है। उस दिन के बाद चंपा बीमार पड़ जाती है। उसे लगातार बुखार रहने लगता है। वो रात में डरावने सपने देखकर चीखती हुई उठ जाती है। कभी कभी तो वो खुद को ही नोचने लगती थी। ये भी उस दौर की एक सामाजिक सच्चाई है। जहां आधुनिक चिकित्सा की समझ नहीं थी, वहां ऐसे मामलों को अक्सर कोई सामान्य बीमारी या ऊपरी हवा का असर मान लिया जाता था। सही, मानसिक स्वास्थ्य की तो कोई अवधारणा ही नहीं थी। हो सकता है कि चंपा पर उस घटना का इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ हो कि उसका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया दे रहा हो। और फिर वो रात आई, पूर्णिमा की रात। चांद आसमान पर था और उसी रात चंपा ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी और उसकी सांसें थम गईं। मौत यहाँ कहानी का अंत नहीं है, नहीं, बल्कि उसके सबसे भयानक अध्याय की शुरुआत। बिल्कुल। गांव की एक परंपरा थी कि अविवाहित लड़कियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें दफनाया जाता था। अच्छा। तो चंपा को भी स्मशान में दफना दिया गया। परिवार रोते बिलखते घर लौट आया, ये सोचकर कि सब खत्म हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। देखिए, कहानीकार ने कितनी चतुराई से एक सामाजिक परंपरा का इस्तेमाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हाँ, ये तो है। ये परंपरा, जो समाज का एक नियम है, वो अनजाने में तांत्रिक की योजना को सफल बनाने में मदद करती है। सही बात है। अगर चंपा के शरीर को जला दिया जाता तो ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो तांत्रिक स्मशान पहुंचा। उसने अपने झोले से चंपा के बाल निकाले, कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर में उसने चंपा के निर्जीव शरीर को बाहर निकाला, उसे पानी से साफ किया और अपनी तांत्रिक क्रियाएं पूरी की। और फिर चंपा की आंखें धीरे धीरे खुल गई। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। ये जो ज़ॉम्बी या वेताल का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ पश्चिमी या भारतीय नहीं, इस सार्वभौमिक है। अच्छा। हर संस्कृति में किसी मरे हुए को वश में करके उसे अपनी इच्छा का गुलाम बनाने की कहानियां मिलती हैं। ये इंसान के सबसे बड़े डर को छूता है। अपनी पहचान, अपनी चेतना खो देना। अपनी इच्छा शक्ति खो देना। हाँ, जिंदा लाश बन जाना मौत से भी बदतर सजा मानी जाती है। और चंपा के साथ यही हुआ। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो एक जिंदा लाश थी जो पूरी तरह तांत्रिक के वश में थी। तांत्रिक हजार बोला, मैंने तुझे दोबारा जीवन दिया है, अब तुझे मुझे तेरा एक अंग देना होगा, तेरा एक हाथ। और चंपा ने? चंपा ने एक निर्जीव आवाज में हामी भर दी। ये कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। ये किसी भूत प्रेत से डराने वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये किसी की आत्मा और शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने की कहानी है। चंपा का दोबारा जिंदा होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक श्राप था। एक ऐसी गुलामी की शुरुआत जिसका कोई अंत नहीं था। हम्म। चंपा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तांत्रिक उसे काटने ही वाला था कि उसे याद आया, वो अपना खंजर तो अपनी कुटिया में भुलाया है। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, बुराई कितनी भी शक्तिशाली और अलौकिक क्यों न हो, वो अचूक नहीं होती। तांत्रिक की एक छोटी सी मानवीय भूल, खंजर भूल जाना, एक छोटी सी दरार पैदा करती है, जिससे रोशनी अंदर आ सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि सबसे बड़ी योजनाओं में भी मानवीय कमजोरियों की गुंजाइश होती है। और वही कमजोरी चंपा के लिए जीवनदान बनी। तांत्रिक के जाते ही मंत्रों का असर कम होने लगा। चंपा को धीरे धीरे होश आया। जब उसने आंखें खोलकर खुद को श्मशान में बिना कपड़ों के तांत्रिक सामान से घिरा हुआ पाया, तो उसकी आत्मा कांप गई। वो अपनी पूरी ताकत से चीखी और गांव की ओर भागी। रात के 2 बजे वो अपने घर का दरवाजा पीट रही थी। माँ, बाबा, दरवाजा खोलो, मैं जिंदा हूं। लेकिन ये अविश्वसनीय है। क्या हुआ? अंदर मौजूद उसके अपने परिवार ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो डर से कांप गए। उन्हें लगा कि ये चंपा की भटकती आत्मा है ओहो। जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आई है। यहीं पर कहानी का असली डर सामने आता है। ये डर उस तांत्रिक के जादू से या श्मशान के अंधेरे से भी कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये अंधविश्वास का डर है। एक ऐसा डर जो तर्क, बुद्धि और यहाँ तक कि माता पिता के प्यार पर भी हावी हो जाता है। एक परिवार अपनी बेटी से डर रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी मान्यताएं उन्हें सच देखने से रोक रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे डर हमें हमारे सबसे प्रिय लोगों का ही दुश्मन बना सकता है। चंपा बाहर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं मरी नहीं हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं। जब सबने हार मान ली तो उसकी बूढ़ी दादी आगे आईं। अच्छा। उन्होंने मन में सोचा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूं,
अगर मर भी गई तो क्या? ये सोचकर उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दादी का किरदार यहाँ उम्मीद, विश्वास और बिना शर्त वाले प्रेम का प्रतीक बनकर उभरता है। जब बाकी सब डर और अंधविश्वास के आगे झुक जाते हैं, तब उनका सहज प्रेम उस डर की दीवार को तोड़ देता है। उनका ये कदम डर के ऊपर ममता की जीत है। दरवाजा खुलते ही चंपा अंदर आकर दादी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते पूरी कहानी बताई। और सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले गुस्से से भर गए और उन्होंने मिलकर तांत्रिक को पकड़ लिया। अब गांव का सामूहिक क्रोध जागेगा। जब एक समुदाय को लगता है कि उसकी सुरक्षा और मान्यताओं पर हमला हुआ है, तो उसकी प्रतिक्रिया अक्सर बहुत तीव्र होती है। बहुत ज्यादा तीव्र। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और फिर एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। हाँ, लेकिन क्या हम इसे न्याय कह सकते हैं, या ये सिर्फ डर में डूबी हुई भीड़ का उन्माद था? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह का आदिम न्याय है। उन समाजों में जहां कानून और व्यवस्था की पहुंच सीमित होती है, वहां समुदाय खुद ही बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी ले लेता है। तो उनकी नजर में ये समाज को शुद्ध करने की एक क्रिया थी। हाँ, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भीड़ द्वारा की गई एक हत्या ही है। कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि न्याय और बदले के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। उस रात के बाद चंपा उस सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। उसने फिर कभी किसी अजनबी को भिक्षा देने के लिए घर से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। लोक कथाएं अक्सर किरदारों के जीने या मरने से खत्म नहीं होती। वो उस जगह की हवा में, वहां की यादों में बस जाती हैं। बिल्कुल। आज भी टिकरापड़ा गांव में ये कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात स्मशान से एक लड़की की धीमी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। मानो कोई आज भी उस रात के खौफ से बाहर नहीं निकल पाया हो। और यही अंत इस कहानी को और भी बेचैन करने वाला बना देता है। हाँ, ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वो चीख सच में चंपा की आत्मा की है, या उस भयानक रात की यादें हैं? वो डर है जो हमेशा के लिए गांव की हवा में और लोगों के जहन में बस गया है। ये कहानी को एक भौतिक घटना से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक अनुभव बना देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में असली डर क्या है? मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या असली डर उस तांत्रिक की अलौकिक शक्तियों में था, या उस गहरे अंधविश्वास में था जिसने चंपा के अपने परिवार को ही एक जिंदा डरी हुई लड़की की मदद करने से रोक दिया था? या फिर उस सामूहिक क्रोध में जिसने बिना सोचे समझे एक इंसान को जिंदा जला दिया? शायद डर घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर जिंदा रहता है। ये हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है और कभी-कभी हमें खुद ही राक्षस बना देता है। तो असली राक्षस कौन है? अलौकिक शक्तियों वाला तांत्रिक, या वो डर और अंधविश्वास जो हमारे अंदर बसता है और हमें अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर देता है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।